हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग बायोलॉजी का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 2 जो आपको पहले से पता है कि हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर 2 में पुष्पीय पौधों में लैंगिक जान पढ़ना है। इसके पहले थोड़ा बहुत पौधा के बारे में जानकारी भी दिया गया है कि हम लोग जो अभी जो पुष्प निकलता है वो कौन सा पौधा में निकलता है। देखिए, दो प्रकार के हम लोग जिसमें बीज पाया जाता है वो दो प्रकार का पौधा होता है। एक अनावृत बीजी पौधा होता है, एक आवृत बीजी पौधा होता है। तो अनावृत बीजी पौधा में बीज तो होता है लेकिन बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, तो उसमें पुष्प में नहीं निकलता है। सिर्फ आवृत बीजी पौधा में ही क्या देखने को मिलता है, पुष्प देखने को मिलता है। और उसी पुष्प के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है और कैसे बीज का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है इस चैप्टर में। तो थोड़ा बहुत उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पादप जगत जो है, इसके पहले हम लोग जानते हैं कि जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है। ये हम लोग पहले भी बताए थे कि मोनरा, प्रतिष्ठा, कवक, पादप और जंतु। ठीक, तो इसमें हम लोग को जो अभी पढ़ना है, इसमें हम लोग कौन सा पढ़ना है, पादप के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो पादप को भी अलग अलग हिस्सों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो पादप को जो बांटा गया है वो 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें आता है थैलोफाइट, थैलोफाइटा और बायोटोफाइटा और टेरिडोफाइटा। मतलब थैलोफाइट, बायोटोफाइट और टेरिडोफाइट कहते हैं। तो हम यहाँ पे पहले तो ये तीनों बहुत बेसिक पादप होते हैं। इनमें ना तो सही ढंग से ना जड़ दिखेगा, ना तना दिखेगा, ना पत्ती दिखेगा। बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। और बताया ये भी जाता है कि जो पौधे का निर्माण हुआ है ऐसे ही ऊपर से नीचे की ओर डायरेक्शन में हुआ है। मतलब सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा, थैलोफाइट। ठीक, उसके बाद बायोफाइट, उसके बाद टेरिडोफाइट। इस तरह से निर्माण हुआ होगा। थोड़ा बहुत इसका डिफिनीशन में भी देख सकते हैं। सबसे सरल पौधे होते हैं जिसका शरीर जड़, ताना और पत्ती बटा हुआ नहीं होता है। मतलब ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, क्या है, बटा हुआ नहीं होता, मतलब ये डिवीजन नहीं रहता। मतलब इसका कोई भी ना तना दिखेगा, ना पत्ती दिखेगा, न इसका जड़ दिखता है। ये मुख्यतः कहाँ पे, तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होता है कैसा होता है, थाइलस टाइप का होता है। थाइलस मतलब समझते हैं ना, थैला टाइप का। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर में कुछ दिखेगा ना, इस साइड से कुछ निकला हुआ दिखेगा नहीं, सिंपल ऐसा स्ट्रक्चर इसका दिखेगा। ठीक, इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा तो उसको हम लोग थाइलस बोलते हैं। और जिसका इसका एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हो शैवाल वगैरह जो हम लोग देखने को मिलता है, तो वो भी पेड़ पौधा का ही हिस्सा होता है, जो कि हम लोग जानते हैं कि वो भी क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है, लेकिन उसमें जड़, ताना और पत्ती नहीं होता है। उसी प्रकार से बायोफाइटा, तो बायोफाइटा को हम लोग पादप जगत के क्या कहते हैं, उभयचरी शब्द का मतलब भी बताए हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है, उभयचर वैसे जीव को कहते हैं जो दोनों जगह रहता है, स्थल और कहाँ पे, पानी में भी रहे और जमीन पर भी रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर कहते हैं। जिस जंतु में भी वैसा होता है तो वैसे ये पादप जगत में भी ऐसे ही होता है। टेरिडोफाइट में हम लोग देखेंगे तो ये पहले स्थलीय पौधे जिनमें इसमें क्या, ये स्थल पे रहता है। ठीक, और ये इसमें क्या देखने को मिलता है, सनवनी उत्तक होता है। तो सनवनी उत्तक किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, सनवनी उत्तक होता है जिसमें क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है, जो क्या करता है, जड़ों से क्या करता है, जाइलम का काम क्या होता है, जल का लाना, खनिज लवण को लाना, ऊपर लेके जाना। और फ्लोएम का काम क्या होता है, पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन बनता है उसको पूरे शरीर में लेके जाना। तो ये सनवनी उत्तक इसमें पाया जाता है, किसमें, टेरिडोफाइट में। उसके बाद होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनावृत, हिंदी में इसको बोलते हैं अनावृत बीजी और इसको बोलते हैं आवृत बीजी। इसका पहले थोड़ा सा भी हम बताए थे कि जो पौधा होता है इसमें देखने को मिलता है, इसके जो बीज होता है बीज के ऊपर कोई भी आवरण नहीं देखने को मिलता है। लेकिन जो आवृत बीजी पौधा होता है इसके बीज के ऊपर क्या देखने को मिलता है, आवरण देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप का हम लोग पौधा है, जो कि 12 पौधा के रूप में यही दोनों देखने को मिलता है। बाकी ये जो तीनों होता है क्या होता है, बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं। सबसे छोटा ये वाला तो थैलोफाइट होता है, जो कि उसका नाम बहुत सिंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें तो टेरिडोफाइट में हम लोग को सनवनी उत्तक भी देखने को मिल जाता है, जाइलम फ्लोएम भी इसमें देखने को मिल जाता है। और ये जो होता है ये बड़े पौधों में, लेकिन सबसे ज्यादा जो पौधा हम लोग को देखने को मिलता है कौन सा होता है,
एंजियोस्पर्म होता है, ठीक, अनावृत बीजी पौधा होता है। इसलिए कि ये भी पौधा हमको बहुत कम देखने को मिलता है, इधर तो हमको देखने को ही नहीं मिलता अनावृत बीजी पौधा, इधर एक भी कोई पौधा हम लोग को देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर दो एग्जाम्पल भी दिया है, एक साइकस है, पाइनस है। जो इसका क्या होगा, खाली बीज होता है, बीज के ऊपर कोई भी फल इसके ऊपर नहीं देखने को मिले। यहाँ पर कोई भी अगर पौधा देखिएगा जिसमें क्या होता है, बीज उत्पन्न होता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फल रहता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जिसके ऊपर ऐसा हम लोग को नहीं देखने को, किसी बीज देखने को मिले, ऐसा कोई एग्जाम्पल देखे है? यहाँ पे कोई भी फल देखिएगा उसके ऊपर आवरण देखने को मिलेगा। तो हम लोग जो पढ़ना है वही हम लोग पढ़ना है, आवृत बीजी पौधा के बारे में पढ़ना है। आवृत बीजी पौधा में भी हम लोग किसके बारे में पढ़ना है कि इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है, इसमें कैसे बीज का निर्माण होता है, कैसे फल का निर्माण होता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा करना है। तो सबसे पहले हम लोग पिछले क्लास में भी थोड़ा बहुत हम डिस्कशन किए थे कि अगर बात करते हैं आवृत बीजी पौधा का, तो इसमें क्या होता है, फूल होता है। तो फूल जो निकलता है, सबसे पहले हम छोटा सा सिंबल लेकर बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है कि पहले तो एक बीज होता है। बीज में हमको पता है कि इसमें 3 प्रकार होता है कि यहाँ पर बीज वालों को हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। नीचे में एक क्या देखने को मिलता है, मूलांकुर होता है, एक होता है क्या होता है, परांकुर होता है। तो बीज का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, बीज में ऊपर यहाँ पे एक ऊपर वाला एक कॉर्नर पर देखने को मिलता है परांकुर रहता है, नीचे एक मूलांकुर देखने को मिलता है, बीच में यहाँ पर भ्रूण रहता है। भ्रूण मतलब यहाँ पर जो बीज को क्या जीवित करके रखता है, जो पोषण प्रदान करता है। उसके बाद हमको क्या देखने को मिलता है, जो मूलांकुर होता है उसी से क्या निकलता है, तो मूलांकुर से पिछले क्लास में बताया था कि मूलांकुर से क्या निकलता है, जड़ निकलता है, और इससे क्या निकलता है, तना निकलता है। अब यही तना से क्या बोलते हैं, तना से क्या होता है, शाखा निकलता है, साइड वाला जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शाखा कहते हैं। और शाखा पर ही क्या होता है, शाखा पर ही पत्ती वगैरह निकलता है, पत्ती निकली या फूल निकले सब शाखा पर ही होता है। तो अगर मान लो यहाँ से फूल निकलता है, तो फूल का जो ये वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो फूल का जो लाइनिंग होता है, वृंत होता है, उसका नाम क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और यहाँ पर एक थाइलस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं उसको पहले हम लोग कहते हैं पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन कहते हैं। ऐसी पुष्पासन के ऊपर सारे फूल का क्या होता है, निर्माण होता है। इस पुष्पासन के ऊपर तो सबसे पहले जो पुष्पासन के ऊपर बनता है, क्या बनता है, सबसे पहले जो पुष्पासन के ऊपर हमको देखने को मिलता है वो क्या बनता है, पत्ती बनता है हरा वाला, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बादल पुंज कहते हैं, इसको बादल पुंज कहते हैं। उसके बाद जो अलग अलग कलर के पत्ती हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये अलग अलग कलर का पत्ती देखने को मिलेगा, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। उसी प्रकार से उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसके बाद हम लोग क्या देखने को मिलता है, ऐसा टाइप का हमको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसके अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। पुमांग कहते हैं। और उसके बाद बीच में एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। इस तरह से फूल का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिलता है। बेसिकली हमको फूल के बारे में ही पढ़ना है। तो ये फूल का ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बाह्य दल पुंज, पुमंग और जयांग। सबका सिंगल सिंगल नाम भी होता है, जैसे कि अगर ये एक से अधिक पत्ती दिख रहा है तब जाकर उसको बाह्य दल पुंज कह रहे हैं। सिर्फ एक उसका एक पत्ती लेंगे तो उसको सिर्फ क्या कहेंगे, बाह्य दल कहेंगे।
ठीक है। वैसे ही अगर ये जो अलग अलग कलर का पत्ती होता है वो भी बहुत सारा रहता है, तो जब बहुत सारा रहता है तो उसको हम लोग दल पुंज कहते हैं। सिंगल रहेंगे तो उसका नाम क्या देंगे, सिर्फ दल कहेंगे। उसी प्रकार से पुमंग होता है, तो पुमंग वाला बहुत सारा रहेगा तो उसको पुमंग कहेंगे। अगर अकेला रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसमें थोड़ा नाम में परिवर्तन हो जाता है। पुमंग बोलते हैं जब ये एक से ज्यादा रहता है तब मिलाकर, और वो सिंगल इकाई का नाम क्या होता है, पुंकेसर होता है। उसके बाद बीच में आता है क्या, जयांग। तो जयांग भी एक से अधिक देखने को मिलता है। अगर सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्री केसर कहते हैं। तो इस प्रकार सारा पार्ट ध्यान में रखना है फूल के। सबसे पहले पार्ट ध्यान में रहेगा तभी जाके, जितना नाम ध्यान में रहेगा उतना ही आगे समझने में मदद मिलेगा। आप बायोलॉजी में अगर नाम नहीं याद रहेगा तो आगे क्या पढ़ाई हो रहा है कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके लिए डेली बेसिस पर रिवीजन करना पड़ेगा, नाम को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले फूल का हम लोग 4 अंक पढ़े। सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे कि हम लोग जीव जगत जो पढ़ते हैं तो जगत को 5 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। उसमें से हम लोग को किसके बारे में पढ़ना था, पादप के बारे में पढ़ना था। पादप को ही पौधा कहते हैं, पेड़ पौधा कहते हैं। अब पादप को फिर क्या किया गया, 5 हिस्सों में बांटा गया। 5 हिस्सा में से हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे, आवृत बीजी पौधा के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें क्या होता है कि बीज होता है, बीज के ऊपर आवरण देखने को मिलता है, उसके बारे में, उसके पुष्प के बारे में पढ़ रहे। तब उस पौधे के पुष्प के बारे में पढ़ रहे। तब पुष्प में देखेंगे पुष्प को क्या किया गया, तो पुष्प जिस तना जुड़ा रहा था उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्प वृंत कहते हैं। और जिस पर सारा पुष्प का सारा अंग पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और उसके बाद जो फूल का 4 अंग होता है, पहला जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है उसको हम लोग बाह्य दल पुंज कहते हैं, जो ग्रीन टाइप का रहता है। उसके बाद होता है दल पुंज, जो कि अलग अलग कलर का पत्ती हम लोग को देखने को मिलता है फूल में। उसके बाद होता है पुमांग, उसके बाद क्या होता है, जयांग होता है। तो इस तरह से सारा नाम ध्यान में होना चाहिए। अब इसमें से कुछ और चीजें भी याद रख सकते हैं। जो बाह्य दल पुंज होता है और दल पुंज होता है, इसको हम लोग सहायक अंग कहते हैं। फूल का क्या कहते हैं, सहायक अंग कहते हैं, इसलिए कि सिर्फ सहायता करने में मदद करता है। ये सिर्फ सहायता करने में मदद करता है। लेकिन जो पुमांग और जयांग होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आवश्यक अंग कहते हैं। आवश्यक अंग इसलिए बोला जाता है कि उसको हम लोग, उसमें क्या होता है, उससे जन्म, उसी से क्या होता है, जन्म होता है, मतलब उसी से बीज का निर्माण होता है। इसीलिए इसको आवश्यक अंग बोला जाता है, पुमांग और जयांग का। उसके बाद बात करेंगे पुमांग, तो पुमांग को बोला जाता है फूल का जो होता है ये नर जनन अंग होता है। और जो जयांग होता है वो फूल का क्या होता है, मादा जनन होता है। ठीक, तो ये दोनों नाम ध्यान में रखना है। और ये दोनों को ध्यान में रखना है कि ये सिर्फ सहायक अंग होता है, ये फूल को सहायता करता है और कुछ नहीं करता है। इसका अलग अलग काम है। बाह्य दल पुंज का बोल सकते थे, ये क्या करता है, ये पूरी तरह से सहायता पर ही काम करता है। लेकिन जो दल पुंज होता है इसका एक और काम होता है, अपने तरफ क्या करना, आकर्षित करना। किसी को भी, किसी जीव को, किसी भी जीव जंतु को क्या करता है, मतलब जंतु को अपने ओर आकर्षित करता है। उसमें इंसान भी आता है। यही इसके कलर के कारण क्या होता है, इंसान को उसकी ओर क्या होता है, आकर्षित होता है। तो ये आकर्षण का काम करता है और इसका बेनिफिट भी होता है इसको। आगे इसका हम लोग देखेंगे। इससे बहुत सारे जंतु क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिसके कारण इसके पास आते हैं और इसके पुमंग वगैरह बैठते हैं, जिसके ऊपर क्या होता है, परागकण का निर्माण होता है। और ये परागण क्रिया करने में क्या कराता है लोग, सहायता कराता है लोग। तो इस प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अच्छा से लिखा भी है, पुष्प का 4 भाग होता है। ठीक, क्या होता है, बाह्य दल पुंज, पुमांग और जयांग होता है। यहाँ से स्ट्रक्चर से भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये पुष्प वृंत है, ये वाला हिस्सा जिससे ये ताना से जुड़ा हुआ है। ठीक, और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे गोलाकार जो हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक, उसके बाद है ये हारा वाला जो पत्ती होता है, तो हारा वाला पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, दल, बाह्य दल पुंज कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो होता है ये अलग अलग कलर का जो पत्ती दिख रहा है, यहाँ पे लाल कलर का दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे पुंकेसर भी लिखा हुआ है, इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं, क्या कहते हैं, पंखुड़ी भी कहते हैं। ठीक, लेकिन मेनली यहाँ पर पुंकेसर ही ध्यान में रखना है। तो एक रहेगा तो पुंकेसर, एक से ज्यादा जब मिला के बोलेंगे तो क्या कहेंगे, पुमंग कहेंगे। ठीक, जहाँ पे यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद अलग अलग यहाँ पे ये वाला देख सकते हैं, अभी दिखाए थे ये वाला, यहाँ पे देखिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये। तो यही वाला पार्ट को हम यहाँ पे क्या कह रहे थे,
इसी को हम लोग क्या करते हैं अभी, हाँ इसी को तो बोल रहे थे क्या सर, कुछ बोलने में गलती की हमने। यहाँ पे इसको क्या कर रहे थे, पुमांग कर रहे थे, और अकेला रहेगा तो क्या कर रहे थे, पुंकेसर बोल रहे थे। और ये जो पत्ती था तो इसको हम लोग पंखुड़ी भी बोलते हैं, अभी इसको और क्या बोलते हैं, दल पुंज कहते, ये बोलते ना 2 नंबर ये वाला जो ग्रीन कलर का, अलग अलग कलर का जो पत्ती रहेगा उसको हम दल पुंज कहते हैं, जो ग्रीन कलर का रहेगा उसको बादल पुंज कहते हैं। बाकी जो ये वाला होता है तो इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं। एक से अधिक रहेगा तो पुमंग कहेंगे, सिंगल रहेगा तो पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद बीच वाला का बात करते थे, बीच में ये वाला स्ट्रक्चर काट के दिखाया गया है। इस तरह से जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखता है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। और जयांग अगर ये सिंगल रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग केसर कहते हैं। और आगे के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि पुमांग है तो पुमांग को भी 2 हिस्सा में बांटा जाता है, और वैसे ही जयांग को भी अलग अलग हिस्सों में बांट के पढ़ा जाता है। यहाँ पर लिखा भी है कि जो बाह्य दलपुंज और दलपुंज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक चक्र कहते हैं। और जो पुमांग और जयांग होता है वो क्या होता है, आवश्यक चक्र होता है। फूल वगैरह का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, सीख लीजिएगा लोग। देखिए यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि आगे कभी भूलिएगा तो ध्यान में रखिएगा, नाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है कि जो पुंकेसर होता है या पुमांग होता है, दोनों फूल के नर जंग होते हैं। तो पहले तो ये बात ध्यान में रखना है, पुंकेसर बोले या पुमांग बोले, दोनों का मतलब सेम ही है, बस थोड़ा सा का अंतर होता है। तो ये दोनों को क्या बोला जाता है, नर जंग बोला जाता है। दोनों में मुख्य अंतर यही होता है कि जो पुमांग होते हैं वो सभी पुंकेसरों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, पुमांग कहते हैं। मतलब पुंकेसर, सब पुंकेसर मिलकर क्या बनाता है, पुमांग बनाता है। और वो एक सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। उसी प्रकार से जयांग का बात करते हैं, जयांग और स्त्री केसर का। तो ये दोनों फूल का क्या होता है, मादा प्रजनन अंग होते हैं, मादा जनन अंग होते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जयांग जो होता है सभी स्त्री केसरों का क्या होता है, समूह होता है। जो स्त्री केसर होता है उसको सबको एक जगह करके बोलेंगे तो जयांग बोलेंगे, सिंगल रहेगा तो उसको हम लोग स्त्री केसर कहेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा लोग। अब हम लोग जो चर्चा करना है किसके बारे में, तो पुंकेसर के बारे में। तो पुंकेसर जो होता है सिंगल स्ट्रक्चर लेंगे तो पुंकेसर होगा, यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो सिंपल इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना है, एक तंतु टाइप का निकला हुआ रहेगा, ऊपर जाके इस प्रकार का स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का 3 हिस्सा बताया जाता है। इसको जो ये लाइनिंग टाइप का लिखा जाता है तो इसको हम लोग तंतु भी बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुतंतु भी कहते हैं। तंतु कहेंगे या पुतंतु कहेंगे, कहीं पर लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम लोग तंतु भी कहते हैं। और यहाँ पे जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। इसको हम लोग पराग कोश कहते हैं। अब बच गया कौन, योजी। योजी का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना सा बात ध्यान में रखना है कि योजी किसको बोलते हैं, जो पराग कोश और तंतु को आपस में जोड़ने वाला जो हिस्सा होता है, जहाँ पे जोड़ने वाला हिस्सा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। इसका 3 हिस्सा में बांटा गया है, ऊपर वाला पराग कोश, नीचे तंतु या पुतंतु भी उसको बोला जाता है, योजी होता है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो पराग कोश के बारे में पढ़ना है। इसलिए सब चीज यहीं से होता है, इसका कोई खास काम नहीं होता है, बस ये इसको कनेक्ट करके रखने में मदद कर रहा है। बाकी जो इसमें पढ़ना है वो हम लोग को पराग कोश के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पुंकेसर पढ़ रहे। पुंकेसर क्या कहते हैं, तो फूल का नर जनन अंग होता है। फूल का क्या होता है, नर जनन अंग होता है। और पुंकेसर को 2 हिस्सा नाम कम से, तीनों हिस्सा याद नहीं रख रहे तो 2 हिस्सा जरूर याद रखना है। एक होता है पुतंतु, दूसरा होता है परागकोश। पुतंतु परागकोश, पुतंतु किसको बोलते हैं, तो ये जो लाइनिंग रहेगा उसको हम लोग पुतंतु कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। सिंपल यहाँ से अभी हमने यहाँ पे दिखाए, इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे जो दिखाए थे ये वाला, यही वाला यहाँ पे होता है। देखते हैं फूल में ऐसा दिखता है ना, ये वाला यहाँ पे ये जो लाइनिंग दिखता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसका हम लोग बात करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो पुंकेसर कहते हैं। अब पुंकेसर में ये जो लाइनिंग रहता है इसको हम लोग तंतु कहते हैं या पुतंतु कहते हैं, और जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए लोग, परागकोश कहते हैं।
ऊपर वाला क्या कहते हैं, पराग कोश कहते हैं। तो पुंकेसर का 2 हिस्सा कम से कम जरूर नाम याद में रखना है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाने के लिए भी आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ना है किसके बारे में, पराग कोश के बारे में। इतना समझ गए कि पुंकेसर का 3 हिस्सा हम लोग देख लिए। पुंकेसर 3 हिस्सों में बांटा गया है, पुतंतु, योजी और पराग कोश। पुतंतु किसको बोल रहे, तो जो ये लाइनिंग है इसको हम लोग पुतंतु, जिससे कनेक्ट रहता है, और ये ऊपर वाला को हम लोग क्या कर रहे हैं, पराग कोश कर रहे हैं। तंतु और पराग कोश को जोड़ने वाला बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। अब इसमें हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, सारा काम कहाँ पे होता है, पराग कोश में होता है। तो हमको ये ऊपर वाला हिस्सा के बारे में हमको पढ़ना है, पराग कोश के बारे में। देखिए पराग कोश जो होता है, तो पराग कोश 2 पालियों का बना हुआ रहता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे पराग कोश का स्ट्रक्चर अच्छा से अगर ध्यान से देखेंगे, तो पराग कोश कुछ इस प्रकार का हमको नजर आता है। ऊपर में ये लगता है कि बीच से क्या हुआ है, बटा हुआ है। अगर फूल का पार्ट देखेंगे तो बीच से ये क्या लगता है कि बीच से ये बटा हुआ है। तो उसी को बोलते हैं पराग कोश जो होते हैं, क्या होते हैं, 2 पालियों में बटा हुआ रहता है। अब प्रत्येक पाली के अंदर क्या होते हैं, 2 कोष्ठ होते हैं। मतलब ये तो 2 पाली में बटा है इस लाइन से ऐसे। उसके बाद इसमें भी क्या होता है, ये 2 कोष्ठ में बटा हुआ रहता है। मतलब इसका पूरी तरह से स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का हमको नजर आता है कि यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसे तंतु कनेक्ट था, ऐसे 2 पाली में बटा हुआ था, ये 2 पाली हो गया। और जो प्रत्येक पाली हो गया, मतलब इधर वाला उधर वाला, एक इधर पाली हो गया, एक उधर पाली हो गया। तो इस इधर वाला पाली भी क्या होता है, 2 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। तो मतलब ये एक कोष्ठ हो गया, ये एक कोष्ठ हो गया, ये एक कोष्ठ हो गया। मतलब इधर वाला 2, इधर वाला 2, तो टोटल कोष्ठ कितना हो गया, 4। तो ये टोटल 4 कोष्ठों में बटा हुआ रहता है। तो प्रत्येक पराग कोश में कुल मिलाकर कितना कोष्ठ हो जाते हैं, 4। इसलिए लिखा हुआ है कि इसके अंदर कितना कोष्ठ देखने को मिलता है, 4 कोष्ठ देखने को मिलता है। पराग कोश के चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होता है। अब यहाँ पे ये जो 4 कोष्ठ देखने को मिल रहा है, इसी चारों कोष्ठ में हम लोग को क्या देखने को मिलता है, तो लघु बीजाणुधानी देखने को मिलता है। तो लघु बीजाणुधानी इसी चारों कोष्ठों में रहता है। लघु बीजाणुधानी विकसित होकर क्या बनाता है, तो इसी के अंदर जो लघु बीजाणुधानी होता है चारों के चारों, इसी के अंदर क्या विकसित होकर क्या बनता है, ये पराग पुटी बनता है। और उसी पराग पुटी से, यहाँ पर ध्यान में रखना है, उसी पराग पुट से क्या बनता है, परागकण का निर्माण होता है। हमको इससे मतलब यही है कि इसमें परागकण का निर्माण कैसे होता है। तो परागकण कहाँ पे हमको देखने को मिला, परागकण तो बेसिकली पराग कोश में होता है, लेकिन कैसे होता है, तो पहले पढ़ेगी पराग कोश जो होते हैं, जो पराग कोश होते हैं वो कितने पाली में बटा हुआ रहता है, 2 पाली। और बात करेंगे प्रत्येक पाली कितने कोष्ठ में बटा रहता है, फिर गलती बोल रहे हैं, प्रत्येक पाली कितने कोष्ठ में बटा हुआ रहता है, तो 2 कोष्ठ में बटा रहता है। तब जाके टोटल कोष्ठों की संख्या कितना होता है, 4 होता है। पहले ये 2 पाली में, एक इधर एक उधर, 2 पाली में बटा हुआ है। ये एक पाली है, एक पाली कितना कोष्ठ में बटा हुआ है, 2 कोष्ठ में, इधर भी 2 कोष्ठ में, तो 2 2 कितना हो गया, 4। टोटल कोष्ठ जो हो गया 4 हो गया। और उसी कोष्ठ में यहाँ पे किसका निर्माण होता है, बीजाणुधानी का यहाँ पर निर्माण होता है। तो ये चारों कोना पर बीजाणुधानी देखने को मिलता है। इसी बीजाणुधानी में क्या होता है, तो पराग पुटी का निर्माण होता है। और उसी पराग पुटी में, प्रत्येक पराग पुटी में किसका निर्माण होता है, पराग कण का निर्माण होता है। बेसिकली जो पराग कण होगा वही नर युग्मक के रूप में बोला जाएगा, जो आगे चल के क्या करता है, निषेचन करेगा, निषेचन करके क्या करेगा, बीज का निर्माण करेगा। अब हम लोग बात करेंगे लघु बीजाणुधानी के संरचना। अभी हम लोग पढ़ लिए कि लघु बीजाणुधानी कहाँ पे है, ध्यान में है, यहाँ पे अभी दिखाए कि ये जो चारों कॉर्नर पे हमको यहाँ पे देखने को मिलता है, यही क्या होता है, लघु बीजाणुधानी का यहाँ पर निर्माण होता है। अब इसका संरचना, इसका यहाँ पे जो कॉर्नर पे है, इसका संरचना हम लोग देखने वाले हैं, इसका संरचना कैसा होता है। यह एक परिपक्व पराग कोश के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि पराग कोश की एक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं और इन कोष्ठों के लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखेंगे जो
कोष्ठ बनते हैं, कितना कोष्ठ बनते हैं, 4 कोष्ठ बनते हैं। और उसी 4 कोष्ठ में हमको क्या देखने को मिलता है, तो लघु बीजाणु धानी देखने को मिलता है। और इस प्रकार एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी होता है। तो जब भी एक पराग कोश का बात करेंगे तो उसमें लघु बीजाणु धानी का कितना संख्या होगा, 4 होगा, इसलिए उसमें कोष्ठों की संख्या कितना है, 4 है, इसलिए प्रत्येक कोष्ठ में लघु बीजाणु धानी बनता है। तो एक पराग कोश में कितना लघु बीजाणु धानी हो जाएगा, 4 लघु बीजाणु धानी होगा। इसका बात करेंगे लघु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में। तो पहले तो इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है, लघु बीजाणु धानी भित्ति, और उसके बाद बीजाणु जनन कोशिकाएं। तो बीजाणु इसमें 2 पार्ट देखने को मिलेगा। एक तो लघु बीजाणु धानी के जो भित्ति होगा, जो लेयर होगा, भित्ति मतलब होता है लेयर ही, ठीक, तो उसका लेयर जो होगा उसके बारे में पढ़ना है। और दूसरा इसमें पढ़ना है बीजाणु जनन की कोशिकाएं, इसमें जो बीजाणु होगा, जो परागकण बनेगा, उसके कोशिकाओं के बारे में हम लोग चर्चा करना है। तो ये जो लेयर होता है, जो लघु बीजाणु धानी की जो भित्ति होता है, उस भित्ति को कितना भागों में बांटा गया है, 4 लेयर देखने को मिलता है। एक बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा होता है, और उसके बाद होता है अंत अस्थिसियम, उसके बाद मध्य पर्त, उसके बाद टिपिकम होता है। मतलब एक के बाद एक होता है, सबसे बाहर वाला बाह्य त्वचा बोला जाता है उसको। अब यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम से, ये पहले ही यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये जो पार्ट हम लोग है, यहाँ पे सब लेयर दिया हुआ है, लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये कहाँ से आया हुआ है। तो ये हम अभी थोड़ा देर पहले स्ट्रक्चर इस प्रकार का बनाए थे कि ये किसका स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर देखे थे कि ये क्या है, पराग कोश था। मोबाइल लेकर क्या कर रहे हैं, ये क्या था, पराग कोश था। तो इस पराग कोश में चारों कॉर्नर पे 4 कोष्ठ यहाँ पे बन रहा था ना, तो चारों कोष्ठ पे क्या होता है, लघु बीजाणु धानी होता है। अगर एक लघु बीजाणु धानी को यहाँ से कॉर्नर से काट के निकालते हैं, अगर देखते हैं हम, तो क्या नजर आता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे बाहर में एक लेयर दिखेगा। सबसे यहाँ पे बाहर में एक इसका मतलब ये ऊपर वाला, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे सबसे बाहर में एक लेयर दिखेगा। जो सबसे बाहर लेयर दिख रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है क्या, आप अच्छा से लिखा नहीं है, मध्य त्वचा, तो अंत त्वचा भी बोला, बाह्य त्वचा यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड लेयर यहाँ पर दिया हुआ है, जो सेकंड लेयर है उसको अंत अस्थिसियम बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मध्य लेयर है, उसको सबसे ऊपर वाला लेयर को बाह्य त्वचा, उसके बाद अंत अस्थिसियम, उसके बाद मध्य त्वचा, और मध्य त्वचा के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर किसका लेयर है, टेपिकम का लेयर है। और टेपिकम का बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु धानी के मातृ कोशिका पाया जाता है। और वही मातृ कोशिका क्या होता है, मातृ कोशिका का मतलब समझाए थे हम। मातृ कोशिका किसको बोला जाता है, मातृ कोशिका किसको बोला जाता है, मातृ कोशिका ये माँ सबसे निकला हुआ है, जिससे क्या होता है, जीवों का निर्माण होता है, या नए जीवों का निर्माण होता है। तो बेसिकली यही कोशिका क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करता है, युग्मक बनाता है, जिसको हम नर युग्मक कहते हैं, जिसको हम परागकण कहते हैं। तो परागकण का निर्माण यहीं से होता है। तो इसी में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका होता है उसमें हम लोग को लघु बीजाणु धानी के मातृ कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन करके क्या करता है, परागकण का निर्माण करता है। तो ये पहले 4 लेयर होता है। 4 लेयर के बाद यहाँ पर हम अंदर में देखने को मिलता है कि लघु बीजाणु धानी मातृ कोशिकाएं पाया जाता है। इसमें कोई पार्ट छूटा है कहाँ यार, बात तो छूटा हुआ था। जैसे कि यहाँ पर दिखाया भी है कि यही कोना वाला जो पार्ट था, इसी कोना वाला पार्ट हुई 4 हिस्सा में बटा हुआ था ना, इसी को 12 करके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। इसी को 12 करके यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो होता है बाह्य त्वचा होता है। तो बाह्य त्वचा यहाँ पे जो दिखाया गया है, अच्छा बाह्य त्वचा के यहाँ पे नाम ऐसे भी शायद लिखा जाता है, हम देखे नहीं है, लेकिन ये अंत त्वचा भी शायद बोला जाता है इसको। लेकिन ये अंत त्वचा मतलब अंतर का हो गया, लेकिन यहाँ पर तो लिखा इसी प्रकार से, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत लिख रहा हुआ है। तो उसके बाद यहाँ पर जो आता है
तो यही लिखा हुआ है, सबसे बाहरी कोशिका परत होती है, इसका कार्य सुरक्षा करना होता है। तो जो सबसे बाहर रहेगा उसका एक ही काम हम लोग को देखने को मिलेगा कि ये क्या करता है, सुरक्षा करने का काम करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे यही था लघु अनुधानी, इसी को बड़ा करके देखने पर वैसा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये सबसे जो बाहर वाला इसका लेयर दिखेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद दूसरा था अंतःस्थिशियम। तो दूसरा त्वचा का काम क्या क्या होता है, तो सबसे पहले ये दिया हुआ है कि यह बाह्य त्वचा के नीचे अरीय प्रकार से लंबी कोशिकाओं के एक स्तरीय परत होती है। अरीय मतलब क्या होता है, अरीय मतलब समझते हैं लोग, इसको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है रेडियली। कहने का मतलब ये है कि रेडियली मतलब क्या, ये सर्कुलर पाथ की तरह दिखेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ना, जो ये वाला लेयर है किस प्रकार से दिख रहा है, एक सर्कुलर, इससे क्या है, बाह्य त्वचा से कनेक्टेड है, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अरीय बोल रहे हैं। अरीय प्रकार से लंबी कोशिका के एक स्तरीय परत होती है जो वहां पे दिया हुआ है। इनकी कोशिकाओं में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज का आगे चल के, आगे जब बायोलॉजी का स्टडी कीजिएगा तो सेलुलोज का भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। इसमें जो सेलुलोज होता है किस प्रकार का होता है, वो ए प्रकार का होता है। सेलुलोज क्या होता है सबको पता है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं कि जो पादप होते हैं, पादप के जो कोशिका होते हैं, कोशिका जो बनता है, तो कोशिका के जो बाहर वाला भित्ति होता है, बाहर वाला भित्ति को हम लोग अलग अलग पदार्थों से क्या रहता है, बना हुआ रहता है। तो वो जो बना रहता है वो किस पदार्थ का बना रहता है, सेलुलोज का बना रहता है। हम लोग जानते हैं कि जो सेलुलोज का पाचन सिर्फ किस में होता है, गाय बकरी ये सब में सेलुलोज का पाचन कर पाता है, लेकिन इंसान अभी सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। हम लोग कच्ची चीज खाएंगे तो बहुत कम चांसेस रहता है कि पचने का, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर चीजें पकाकर खाते हैं। पकाकर खाने से क्या होता है कि वो वाला लेयर क्या आ जाता है, हट जाता है, सेलुलोज का परत जो होता है वो हट जाता है। इसलिए हम बोला जाता है, जिससे गाय वगैरह होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट पत्ती को खा जाता है ना, पचा ले जाता है। तो उन लोगों में ऐसा सिस्टम होता है जो सेलुलोज का क्या कर पाता है, पाचन कर पाता है। तो सेलुलोज का वही एक परत होता है, जो दूसरा परत यहाँ पर होता है वो किसका होता है, तो सेलुलोज का ही परत होता है। तो जम जाने से रेशेदार पट्टिया की तरह दिखता है, तो एक रेशेदार पट्टी की तरह हम लोग को देखने को मिलता है। रेशेदार पट्टी मतलब समझ रहे हैं लोग ना, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी एक ताना ले लो, ताना का देखो पतला पतला सा रस्सी टाइप का लेयर दिखता है, उसी को हम रेशेदार पट्टी कहते हैं। इन पट्टियों के कारण अंतःस्थिशियम कोशिकाओं की प्रकृति अद्रग्राही हो जाती है। अब देखो ये जो पट्टी पाया जाता है रेशेदार पट्टी, इसी का हमको क्या देखने को मिलता है कि ये जो पट्टी होता है, इसी पट्टी का ये कैसा हो जाता है, अद्रग्राही, अद्रता ग्राही इसको बोलता है। अद्रता मतलब क्या होता है, हाँ, अद्रता मतलब क्या होता है, नमी होता है, ठीक। तो ये नमी को ग्रहण करता है, ग्राही मतलब क्या होता है, लेना। तो इसमें एक खूबी देखने को मिलता है कि ये बाहर के नमी को क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। मतलब ये बाहर कुछ नमी, नमी मतलब क्या, थोड़ा मतलब पानी का मात्रा उसमें कुछ थोड़ा बहुत होता है, तो उस नमी को क्या करता है, ये ग्रहण करने में मदद करता है। नमी को ग्रहण इसलिए करता है कि बाद में हम लोग जाकर पढ़ेंगे कि जब इसमें परागकण बनता है इसके अंदर, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इसके कारण इसमें क्या होगा, परागकण बनेगा। और जब परागकण बनता है तो परागकण क्या होगा, इससे बाहर तो निकलेगा ना, तब ना बाहर जाकर फिर क्या करेगा, वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा। तो वही क्या करता है, ये फटता है लेयर, जो भी परत हम लोग पढ़ रही है क्या होता है, फटता है। तो यही काम करता है अंतःस्थिशियम जो लेयर होता है, वो बाद में क्या होता है कि क्या हो जाता है, नमी युक्त हो जाता है। नमी युक्त होने का काम क्या जाता है, धीरे धीरे जाके ये फट जाता है। तो फटने के बाद इससे क्या होता है, परागकण बाहर निकलता है। तो वही लिखा है, ये पट्टिया परागकोश में स्फुटन की में सहायता, वही चीज लिख भी दिया है यहाँ पे, क्या है, ये स्फुटन में सहायता करता है। स्फुटन मतलब वही होता है, वो फटने में सहायता करता है। इनके बीच कुछ कोशिकाओं के इस प्रकार पट्टियां नहीं पाई जाती है, इन्हें क्या लिखा हुआ, इनके बीच कुछ कोशिकाओं में इस प्रकार की पट्टियां नहीं पाई जाती, इन्हें एस्टोमियम कहते हैं। परागकोश में स्फुटन इन स्थानों से होता है। अभी लिखा हुआ है कि इनके बीच कुछ कोशिकाओं में इस प्रकार की पट्टियां नहीं पाई जाती है, और जहां पे इस प्रकार की पट्टी नहीं पाया जाएगा उसमें ही हम लोग क्या देखने को मिलता है, एस्टोमियम होता है। और उसी एस्टोमियम के स्थान से ये क्या होता है, परागकण जो परागकोश होता है उसका स्फुटन देखने को मिलता है। वही स्थान से क्या होता है, ये फटता है। आप फट के क्या होता है, अब यहाँ पे जो पूरा ये लेयर छाया हुआ रहता है, ठीक है, अब ये पूरा लेयर से कहीं से भी नहीं फट जाएगा। जहां जिस स्थान से फटता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
एस्टोमियम कहते हैं। तो जिस स्थान से ये फटेगा, जैसे फट के क्या होगा, परागकण बाहर निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टोमियम कहते हैं। मध्य परते, तो जो मध्य परते होता है वो तीसरा वाला पार्ट है। तो अंत अस्थियम के नीचे लगभग 3 से 4 पतली भित्ति वाली परतें पाई जाती है। ये परिपक्व परागकोश में ये परतें सामान्य नष्ट हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 से 4 लेयर देखने को मिलेगा इसका, जो मध्य परत होता है। तो मध्य परत का एक ही लेयर नहीं होता है, ये 3 से 4 लेयर यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो ये मध्य परत होता है। और मध्य परत क्या हो जाता है कि जब परागकोश क्या हो जाता है, तो लिखा हुआ परिपक्व परागकोश। परिपक्व मतलब समझते हैं लोग ना, परिपक्व मतलब क्या होता है, परिपक्व मतलब कोई चीज का परिपक्व का मतलब क्या होता है, जो तैयार हो जाता है, मतलब उसमें परागकण बन जाता है, परागकण तैयार हो जाता है, वो फटने के लिए तैयार हो जाता है, तो उसी को हम लोग परिपक्व अवस्था कहते हैं परागकोश का। तो उस टाइम ये क्या जाता है, जब परिपक्व हो जाता है परागकोश, तो ये मध्य परते जो होता है पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। ये यहाँ से नष्ट होगा तभी जाके इसके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, परागकण होता है, जो टेपिकम के अंदर यहाँ पे देखने को मिलता है। और ये लास्ट वाला टेपिटम। तो यहाँ पर यह परागकोश की भित्ति की सबसे अंदर की परत होती है। टेपिटम की कोशिकाओं की जीव द्रव गाढ़ा तथा केंद्रक बड़ा और सुस्पष्ट होता है। तो जो टेपिटम कोशिका होता है उसका जो जीव द्रव होता है, जीव द्रव पता है कि जो कोई कोशिका होता है, कोशिका का जीव द्रव होता है, कोशिका का स्ट्रक्चर होता है ना इस प्रकार से, बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, केंद्रक होता है, और ये सब जितना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव भी हम लोग इसको बोलते हैं। ऊपर यहाँ पर क्या होता है, कोशिका भित्ति होता है। तो ये जो होता है पूरी तरह से इसमें जो पदार्थ होता है वो पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है, उसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, और ये सुस्पष्ट मतलब स्पष्ट रूप से ये दिखाई पड़ता है। परिपक्व टेपिकम की कोशिकाएं प्रायः बहुकेंद्रीय हो जाते हैं। जो ये परिपक्व हो जाते हैं, इसका टेपिकम जो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये सब स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिख रहा है, ये सबके सब क्या है, टेपिकम। टेपिकम जो होता है, तो ध्यान में रखना है कि ये जो परिपक्व हो जाता है, तो इसमें जितना कोशिका होता है वो कैसा बन जाता है, बहुकेंद्रीय हो जाता है। मतलब एक कोशिका एक ही रहेगा लेकिन उसका केंद्र क्या हो जाएगा, ज्यादा बन जाएगा, उसका डिवीजन होने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक, और उसी के अंदर यहाँ पर हम लोग को बाद में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो लघु बीजाणु धानी मात्र कोशिकाओं के बारे में पढ़ना है। तो लघु बीजाणु जो धानी मात्र कोशिका होता है, तो अब उसके बाद हम लोग को इसके बारे में चर्चा करना है। इसका डिवीजन होता है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग को देखने को मिलता है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका के बारे में यहाँ से हो जाता है कि कौन सा अर्धसूत्री विभाजन करता है, तो कौन सा क्या हो जाता है, जो अर्धसूत्री विभाजन का जो कोशिका बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा कोशिका कहते हैं। एक होता है अगुणित, द्विगुणित होता है। ठीक, तब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा बनता है, कौन सा द्विगुणित कोशिका है, कौन सा अगुणित कोशिका है। द्विगुणित कोशिका हम लोग पहले से जानते हैं, द्विगुणित कोशिका किसको बोलते हैं, द्विगुणित कोशिका किसको बोला जाता है, द्विगुणित में मतलब गुणसूत्र की संख्या जितना होना चाहिए उतना रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्विगुणित कहते हैं। इसके पहले भी समझाए थे कि हम लोग इंसान के शरीर में भी क्या होता है, जितना कोशिका होता है लगभग सब कोशिका क्या होता है, द्विगुणित होता है। सिर्फ एक ही कोशिका जो होता है क्या होता है, अगुणित होता है, जो युग्मक वाला कोशिका होता है। बाकी जितना कोशिका होता है, हर एक जगह हम लोग के शरीर में कोशिका है, बाल तक कोशिका है, नाखून में भी कोशिका है, हर एक जगह कोशिका भरा हुआ है। तो हर एक जगह छोटा छोटा कोशिका भरा हुआ है, तो जितना भी कोशिका होता है सब में गुणसूत्र की संख्या सामान्य हमको देखने को मिलता है 46। लेकिन जो युग्मक बनता है, नर युग्मक मादा युग्मक, उसमें जो कोशिका होता है उसी में सिर्फ गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, युग्मक बन रहा है। युग्मक बनेगा तो यहाँ पर युग्मक के रूप में कौन बनता है, परागकण बनेगा। परागकण किससे बनेगा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है उसी का क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और सूत्री विभाजन के दौरान क्या होगा, परागकण का निर्माण होगा। और जो परागकण बनेगा वो क्या हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, इसलिए उसको अगुणित रहना जरूरी है। इसलिए कि वो परागकण होगा, परागकण फिर किसके साथ मिलेगा, हम लोग जो स्त्री के साथ पढ़े हैं उसमें क्या होता है, बीजांड होगा, बीजांड के अंदर छोटे छोटे अंडक होते हैं, जिसके साथ जाके मिलेगा, मिलने के बाद फिर से वो द्विगुणित होगा, जो निश्चय घटना हम लोग बाद में जाके पढ़ना है। चलिए आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं।